तक आपको भारत के भौतिक स्वरूप पार्ट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इस भारत के भूगोल के ज्ञान को आप यूट्यूब के माध्यम से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज भारत के भौतिक स्वरूप का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश और उत्तर का जो विशाल मैदान है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम तीसरा हमारा भारत का जो भौतिक प्रदेश है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, ये कौन सा प्रदेश है? अब है तीसरा। कुल भारत के भौतिक स्वरूप 5 हैं, उसमें से तीसरा आज हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड हमने अगले वाले जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें पढ़ लिया था, अब तीसरा पढ़ रहे हैं। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग भारत के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, मध्य से लेकर के दक्षिण तक स्थित है। तो दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग है इसकी जो आकृति है वो कैसी है? अनियमित त्रिभुजाकार है। कैसी है? अनियमित त्रिभुजाकार, उल्टा त्रिभुज है ये। तो इस तरह ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग है ये विश्व का सबसे प्राचीनतम पठारों में से एक पठार है और इस पठार की लंबाई 1600 किलोमीटर है, मतलब 1600 किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है। चौड़ाई इसकी 1400 किलोमीटर है और ऊंचाई इसकी 600 से 900 किलोमीटर के बीच में है, 100 मीटर के बीच में है। तो इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच में है, ये मीटर है। तो इस तरह दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग है वो अनियमित है, एक जैसा ऊंचाई पर नहीं है, कहीं कटा फटा है। और दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग है इसका ढाल अधिकांश पूर्व की ओर है, पश्चिम की ओर ढाल इसका कम है। और इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण है वो एक प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग में विश्व की जो सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है, वो है अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला यह है जो गुजरात से स्टार्ट होती है, राजस्थान से होती है, दिल्ली तक जाती है। अतः इसकी जो लंबाई का कुल 80% जो भूभाग है वो अपने राजस्थान में है। इसलिए गुजरात में खेड़ ब्रह्मा से प्रारंभ होती है जो नई दिल्ली तक जाती है और ये अरावली पर्वतमाला है जिसका जो विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस ओर इसका विस्तार है। ये कंपटीशन में क्वेश्चन आता रहता है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस प्रकार है। तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से ये दक्षिण और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। अरावली पर्वतमाला बिल्कुल लंबवत श्रेणी में स्थित है, ये लंबवत है। इसी की वजह से राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण है, क्योंकि ये अरब सागरीय मानसून को रोकने में असमर्थ होती है। क्योंकि जो अरब सागर में मानसून आता है वो अरब सागरीय मानसून इस अरावली पर्वतमाला के सारे उत्तर की ओर चला जाता है। यदि ये अरावली पर्वतमाला ऐसे आड़ा अवरोधक होता तो अरब सागरीय मानसून इसे टकरा करके राजस्थान में भयंकर वर्षा करता। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबवत श्रेणी के होने के कारण वर्षा बहुत ही कम होती है। कम होने का मुख्य कारण ये है क्योंकि इसके सारे मानसून चला जाता है, ये अवरोधक नहीं बनता है, इसलिए वर्षा बहुत ही कम होती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। क्योंकि अरावली का जो इधर का जो पश्चिम का भाग है वो मरुस्थलीय है और पूर्वी भाग में मैदानी क्षेत्र है। तो इस अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर ऊंची है। ये अपने राजस्थान में सिरोही जिले के अंदर माउंट आबू नामक स्थान पर है। सिरोही में कहां पर है? माउंट आबू में। ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग का जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत जो श्रृंखला है ये श्रृंखला एक प्राचीनतम श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला से नर्मदा व सोन नदियों एक ब्रंश घाटी के रूप में प्रवाहित होती है, नर्मदा और सोन नदी। और तीसरी इतनी जो महत्वपूर्ण प्राचीनतम पर्वतमाला है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग का वो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इससे नर्मदा व ताप्ती नदियां निकलती हैं जो ब्रंश घाटियों में देती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंदर कुछ पहाड़ियां हैं जिसका नाम है महादेव पहाड़ी है, मैकाल पहाड़ी है और पिपलाश की पहाड़ियां हैं।
कौन सी पहाड़ियां? पिपलाज की पहाड़ियां। इस तरह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंदर नर्मदा में ताप्ती नदी होकर के बहती है जो प्रिंस घाटी बनाती है। फिर महादेव पहाड़ी, नेपाल पहाड़ी, पिपलाज की पहाड़ियां भी इसी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। और ये कहां स्थित है? पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इस तरह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को हम ब्लॉक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और पर्वत के बीच में जो दो पर्वत होते हैं उसके बीच में जो खाई होती है, उस पर्वत के बीच में जो निम्न भूमि में उसको ग्राबेन कहते हैं। जैसे ये पर्वत है साइड, और इसके बीच में जब कोई नदी भ्रंश घाटी में होकर के प्रवाहित होती है तो इसकी जो ये निम्न भूमि होती है उसको ग्राबेन के नाम से जाना जाता है। तो कहा जाता है कृष्ण देवी कि पर्वत के बीच में जो निम्न भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? ग्राबेन कहते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ब्लॉक पर्वत की रूप है। ब्लॉक पर्वत का मतलब ये होता है कि जैसे पर्वत के दोनों साइडों में ऊपर उठे हुए भाग है और उसके बीच में कोई गहरी खाई है, भ्रंश बना हुआ, उस भ्रंश से जब कोई नदी प्रवाहित होती है तो उसको भ्रंश घाटी नदी कहते हैं। तो नर्मदा में ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो अपने भ्रंश घाटी में होकर के बहती हैं। इसी तरह जो दक्षिण का प्राकृतिक पठारी भूभाग है उसमें हम एक छोटा नागपुर का पठार भी करते हैं। छोटा नागपुर का पठार, ये भी एक महत्वपूर्ण पठार है जिसको खनिजों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। खनिज भंडार की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। छोटा नागपुर के पठार से, ये छोटा नागपुर का पठार है, इसके पूर्वी से एक दामोदर नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? दामोदर नदी, जिसको पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दामोदर नदी को किसका शोक कहते हैं? दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहते हैं। इसका शोक कहते हैं पश्चिम बंगाल का शोक। उसी तरह एक क्वेश्चन और भी है, जिस तरह कोसी नदी होती है उसको बिहार का शोक कहते हैं। इसका शोक कहते हैं बिहार का शोक कहते हैं। तो इस तरह हम पढ़ रहे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार में खनिजों का अथाह भंडार है, जिसमें कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम का इसके उसके भंडार अपने को यहाँ देखने को मिलते हैं। तो छोटा नागपुर के पठार से पूर्व की ओर एक दामोदर नदी निकलती है जो पश्चिम बंगाल की ओर बहती है, जिसके कारण वहां पर अत्यधिक बाढ़ आती है प्रतिवर्ष, जिससे काफी जनसंख्या होती है। इसी कारण इसको पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार का जो ढाल है वो पश्चिम की ओर है, कुछ इधर वाला हिस्सा, और अधिकांश का ढाल है पूर्व की ओर, जिससे दामोदर नदी निकलती है। इसी तरह हम दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग के अंतर्गत कुछ तो महत्वपूर्ण घाट भी पढ़ेंगे। एक तो होता है पश्चिम का घाट, एक है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, और एक है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, अब पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं वो पश्चिम की ओर जाती हैं, और पूर्वी घाट की तरफ जो अधिकांश नदियां निकलती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में ज्यादा चौड़ा है, और पूर्वी घाट का ढलान पूर्व की ओर अधिक होने के कारण अधिकांश नदियां किसकी ओर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती हैं। जिस तरह कृष्णा, कावेरी, इससे निकलने वाली नदियां कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी, ये नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां में नर्मदा, ताप्ती, ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। एक है कि अरावली जो पर्वतमाला है अपनी, इससे भी एक तो महानदी, माही नदी है ना, और एक है लूनी नदी, दोनों नदियां निकलती हैं। माही नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरोह जिले के अमरकंटक की पहाड़ियों से, और जो ये लूनी नदी है
ये अजमेर के नागपाड़ से निकलती हैं। दोनों अरावली की महत्वपूर्ण नदियां हैं। महाय नदी आगे जाकर के गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है और लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसी तरह हम पढ़ रहे हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट सकड़े हैं और पूर्वी घाट चौड़े हैं, क्योंकि जो अरब सागरी मानसून आता है वो सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराता है। टकरा करके यहाँ पर भयंकर वर्षा करता है। क्या करता है? भयंकर वर्षा करता है। तो पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और ये मानसून जब आगे बढ़ता है पूर्व की ओर ढलानों की ओर उतरता है तो वहां पर वर्षा कम होता है, इसलिए इसको वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। ये पूर्वी घाट में है। तो इस तरह दक्षिण के प्रायद्वीपीय भूभागों के बारे में पढ़ा था। और दूसरी नदी है नर्मदा नदी, जिसको गुजरात में जीवन रेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी संकरी ब्रंश घाटी में बहती है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का मिलन किस स्थान पर होता है? ये कंपटीशन में क्वेश्चन दिया हुआ है। अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का मिलन भिलवाड़ा जिले में गुलाबपुरा के निकट तीनों पहाड़ियों का मिलन होता है। कहां पर है? अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का मिलन होता है गुलाबपुरा भिलवाड़ा के निकट, मतलब तीनों पहाड़ियों का वहां मिलाप हो जाता है। तो ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। इसमें हमने दो घाट पढ़े, तो पश्चिमी घाट ये वाला भाग भारत के पश्चिम में स्थित है, एक है पूर्वी घाट जो भारत के पूर्व में स्थित है। तो इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार मैदान की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है, अतः दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाईमुड़ी, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जो 2695 मीटर ऊंची है, जो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। जो नीलगिरी की पहाड़ियां है ना तमिलनाडु के अंदर, वहां पर स्थित है। मतलब नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं उनका मिलन स्थल है। वहां पर दक्षिण भारत की जब सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी चोटी है जो 2695 मीटर ऊंची है। इसी तरह दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग है उसका कुछ भाग भारत के पूर्व में भी स्थित है, जिसको उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसकी कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियों के नाम है, जिससे आए दिन परीक्षा में कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां, मतलब ये मेघालय में स्थित है। कहां स्थित है? मेघालय में। इससे राज्य पूछा जाता है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां कहां स्थित है? मेघालय में। इसी तरह कुछ एक पहाड़ी भी है पटकोई जो पहाड़ी है वो अरुणाचल प्रदेश में। कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।